सोमेश और संध्या का एक ही बेटा था, गौतम, जिसकी अब शादी की उम्र हो चली थी। गौतम के परिवार वाले खाने के बड़े शौकीन थे। अच्छी खासी जॉइंट फैमिली का एक खाता पीता परिवार, जिसे तलाश थी एक बहू की। अरे भाभी जी, कोई लड़की मिले कि नहीं हमारे गौतम पुत्र के लिए? अरे मैं तो रिश्ता ढूंढ ढूंढ कर परेशान हूँ। अरे पम्मी, तू भी अपने मायके में ढूंढना, शायद कोई अच्छी लड़की मिल जाए अपने गौतम के लिए। अरे टेंशन मत लीजिए भाभी, मेरी नज़र में ना एक लड़की है, नैना नाम है उसका। मेरी एक फ्रेंड के साथ कुकिंग क्लास में जाती है। लड़की सुंदर है, अच्छा खाना बनाती है, और वो भी हर वैरायटी का। मैं तो कहती हूँ उसके घर शादी की बात चलाइए, बहू की बहू और कुक की कुक। अरे तो देर किस बात की भाभी, शाम में चलते हैं रिश्ता पक्का करने। अरे नहीं भाभी, इतने सारे लोग एक साथ लड़के को देखने जाएंगे तो उसके परिवार वाले पहले ही ना कर देंगे। मेरे हिसाब से सिर्फ भैया भाभी और गौतम को लड़की देखने जाना चाहिए। उन्हें भी लगना चाहिए कि लड़की के सर पर ज़्यादा काम का टेंशन नहीं आएगा, वरना बाकी सभी रिश्तों की तरह ये रिश्ता भी कैंसिल ना हो जाए। और प्लान के मुताबिक संध्या, सोमेश और गौतम नैना को देखने उसके घर पहुंचते हैं। अरे वाह, कितनी प्यारी लड़की है। और साथ साथ गुणवान भी है बहन जी। टेबल पर रखा सारा नाश्ता इसने ही बनाया है। किचन में तो मुझे जाने ही नहीं देती, नई नई डिशेस सीखती रहती है और बनाकर हमें खिलाती रहती है। अरे फिर तो जिस भी घर में नैना जाएगी वो घर खुशहाल हो जाएगा। अरे जिस भी घर क्यों, हमारे ही घर आएगी नैना बेटी। चेहरा तो देखिए बच्ची का, कैसे गौतम को देखकर खिल उठा है। गौतम के साथ नैना की जोड़ी मुझे तो भा गई है। और मुझे ये नाश्ता। तो फिर देर किस बात की, पंडित जी को बुलाकर एक अच्छी सी तारीख निकाल कर दोनों की मंगनी कर देते हैं, अल्लाह के हाथ शादी भी। और क्या था, गौतम का परिवार तो इस शादी के लिए उतावला था ही। नैना के परिवार वालों को भी गौतम पसंद आ गया था। पंडित जी को बुलाकर तारीख निकाली जाती है और गौतम के साथ नैना का रिश्ता जुड़ जाता है। पर शादी के वक्त दुल्हन को छोड़कर सभी के सभी लोग बफेट खाने में ही बिजी हो जाते हैं। शादी का मुहूर्त बिता जा रहा है, दूल्हे को बुलाइए। बुला कर परेशान हो गई हूँ मैं। कभी चाट तो कभी पानी पूरी। दामाद जी खाना पूरा करे तब तो फेरे पर आएंगे। अभी भी वक्त है, सोच लो ममता। अपनी शादी के दिन ही इस लड़के को सारा खाना खाना है। मेरी बेटी बेचारी सुबह से भूखी बैठी मंडप पर उसका इंतज़ार कर रही है और पूरा का पूरा परिवार खाना ठूसे जा रहा है। तभी वहाँ पम्मी आ जाती है और सारी बात संभाल लेती है। अरे ये क्या समझी जी, आप तो बुरा मान गए जी। हमारे घर में तो भूखे पेट कोई काम नहीं किया जाता। यहाँ तक कि हमने तो पहले ही नैना से कहा था कि खाना खा ले, पर उसने कहा कि उसका व्रत है, तो गौतम उठकर खाने चला गया। चिंता की कोई बात नहीं जी। अल्लाह जी, पंडित जी गौतम भी आ गया और हम सब भी आ गए। चलिए फेरे शुरू कीजिए। वक्त पर फेरे पूरे हो जाते हैं और नैना बहू बनकर गौतम के घर आ जाती है। नैना के अपने ससुराल आते ही सभी के सभी सीधा खाने की टेबल पर बैठकर चम्मच पकड़कर प्लेट बजाने लगते हैं। खाना 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 खाना। पहले मेरी प्लेट में खाना आना चाहिए बहू। तेरा रिश्ता मैंने ही तो इन लोगों को बताया था। देख बहू, जो भी बनाएगी अच्छी खासी क्वांटिटी में बनाना। तू देख रही है ना हम कितने सारे लोग हैं। हाँ, आप लोग कितने क्यूट है। ज़रूर, मैं सभी के लिए खाना बना कर लाती हूँ, जिसे जैसा पसंद है बिल्कुल वैसा ही। मैं तो हमेशा से ही इतने सारे अलग अलग डिशेस बनाना चाहती थी। और अपने ससुराल के पहले दिन खुशी खुशी नैना रसोई में चली जाती है और सभी के लिए खाना बनाकर लाती है। पर 2 घंटे बाद ही सोनिया नैना से पूछती है, बहू दोपहर का खाना कब तक तैयार हो जाएगा? अरे अभी 1 घंटे पहले ही तो 100 रोटियां सेकी है मैंने बुआ जी। अभी तो मेरी उंगलियों से सही से आटा हटा भी नहीं है। नैना ऐसा कह रही थी कि तभी सोमेश वहाँ आकर कहता है, ऐसा नाश्ता तो मैंने सालों के बाद खाया है बहू, मज़ा आ गया। देखो दोपहर में ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्राइड राइस, तड़का, कुछ पूरियाँ बना लेना। तेरी बुआ तो नान खाती है, वैसे उनके लिए नान बना देना। मेरा क्या है, मुझे तो ज़्यादा चटपटा खाने का मन भी नहीं है। मेरे लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बना देना। जी पापा जी। अपने इतने सारे ससुराल वालों की इतनी सारी फरमाइश सुनकर नैना चौंक जाती है।
ये तो मैंने हाथ दिया तो सबके सब मेरे सर पर चढ़ने लग गए। और ये मेहमान नवाजी मैं कब तक करूँगी? ये लोग अपने घर वापस जाएंगे कि नहीं? डायरेक्ट कुछ कह भी तो नहीं सकती, पर इतने सारे लोगों का खाना मैं कब तक बनाती रहूँगी? इसी तरह 3-4 दिन और बीत जाते हैं और फिर नैना से बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी बुआ सास और चाची सास से पूछ लेती है। चाची जी, आपके बच्चे आपको बहुत मिस करते होंगे ना? आपके बिना उनका काम हो कैसे रहा होगा? मेरे बच्चे तो है ही नहीं बहू, जो है हमारा गौतम ही है। हम तीनों परिवार में ना इकलौता गौतम है, इसीलिए तो हम सब साथ रहते हैं अपने गौतम के पास। क्या आप सब साथ रहते हैं? पर शादी के वक्त तो सब अपने ही लोग हैं नैना, लोगों को कभी गिनना नहीं चाहिए। ये सुनते ही नैना अपने कमरे में चली जाती है। हाथ हो गई, ये तो इतने सारे लोगों के लिए खाना मानो मैंने लंगर खोल रखा है। 2 से 3 घंटे तो आलू उबाल कर छिलने में चले जाते हैं। इतनी सारी सब्जियां, कोई काटने में मदद भी नहीं करता। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब तो खाना बनेगा छिलकों के साथ। ऐसे छिलके हटाऊंगी कि छिलके उतरेंगे ही नहीं। आखिरकार सबको परेशान होकर खुद ही रसोई में मेरी मदद करनी पड़ जाएगी। और नैना बिल्कुल ऐसा ही करती है, छिलके के साथ खाना सभी को परोस देती है। ये क्या है नैना, आलू में तो पूरे के पूरे छिलके लगे हुए हैं। मेरी सब्जी में तो प्याज के छिलके भी हैं। तब इसमें मेरी क्या गलती? हर 2 घंटे में आप सभी को खाना चाहिए, और आप सभी के लिए खाना जो बनता है उसकी सब्जियों के छिलके उतारने में ही मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। तो कैसे बनेगा खाना? इसका मतलब कल से तू हड़बड़ी के नाम पर हमें कच्चा खाना भी खिला देगी बहू? खाने में कच्चापन तो बिल्कुल भी नहीं है मम्मी जी। मुझे आप सबकी सेहत का पूरा ख्याल है। अब चलिए, जो सामने परोसा है फटाफट खा लीजिए। भगवान का गुणगान कीजिए। खाने का अनादर नहीं करते मम्मी जी, बुआ जी और चाची जी। ये तो ना भगवान का प्रसाद है। छिलके के साथ खा लीजिए। नैना पूरे के पूरे ससुराल वालों को छिलके के साथ ही खाना खिला देती है। और ऐसा खाना पचे भी तो कैसे। पहली बार 5 घंटे तक कोई खाने का नाम नहीं लेता। ये तो कमाल ही हो गया। अभी तक किसी को भूख नहीं लगी, मुझे विश्वास ही नहीं होता। अपने प्लान के मुताबिक नैना रात में भी छिलके के साथ ही सब्जियां बनाती है, जिसे खाने के बाद सभी का हाजमा बिगड़ जाता है और अगली सुबह सभी पेट पकड़े अपने कमरों से बाहर निकलते हैं। मेरा पेट। अरे बहू, ऐसा खाना बनाना है तो मत बनाया कर। अपने पूरे जीवन में पम्मी ने कभी खाने की बुराई नहीं की, पर ऐसा खाना तो मैं मरते मरते बची हूँ। पूरी रात 10 बार बाथरूम जा चुकी हूँ, पर ये पेट दर्द से आराम नहीं मिल रहा। ऐसा छिलके वाला खाना मुझे नहीं खाना, उससे अच्छा तो मैं भूखी रह जाऊंगी। ठीक है, अब आप सब कहते हैं तो मैं नहीं बनाती खाना, पर फिर कौन बनाएगा खाना? क्यों, तुम क्यों नहीं बनाओगी खाना? इतने सारे लोगों का खाना बनाने के लिए आप मुझे अपने घर बहू बना कर ले आए थे, या फिर नैना द कुक जो दिन भर आप सभी के अलग अलग डिशेस बनाती रहे? किचन का काम कितना मुश्किल होता है, आप लोगों को ज़रा सा भी अंदाज़ा है? अरे कोई किचन में कभी आकर देखे मेरी हालत। इतने सारे लोग हैं, सब मिलकर थोड़ा थोड़ा काम करते तो आज आप लोगों को पेट पकड़कर नहीं बैठना पड़ता। अब एक इंसान पर सारा काम डालोगे तो छिलके वाली सब्जी ही खाने को मिलेगी ना गौतम जी। बहुत ठीक कह रही है, हम सब ने उस पर ज़्यादा ही बोझ डाल दिया था। क्या कहती हो भाभी? अब से तेरे लिए सब्जियां ना मैं काट दिया करूँगी बहू, और मैं सब्जियों के छिलके उतार दिया करूँगी। तो फिर आटा मैं गूंथ दिया करूँगी। अब तो हमें छिलके नहीं खिलाएगी ना बहुत। सुहानी के ससुर के पास इतना पैसा था कि वो पैसा देखकर ही उसके पिता ने राकेश से उसकी शादी करवाई थी। आपने सिर्फ बाप की कमाई देखी, जबकि जिंदगी तो मेरी बेटी को लड़के के साथ काटनी है ना। ऊपर से वो बहनें, उसकी एक से बढ़कर एक नक चढ़ी। अरे बहनों का क्या है, सारी चली जाएंगे ना अपने ससुराल, तब तुम्हारी बेटी ही तो राज करेगी उस घर में। अरे कुछ ना करे दामाद जी, बैठ कर किराया भी आ गया प्रॉपर्टी का, तो सोचो साल भर का खर्चा निकल गया। लेकिन बेटा, तुझे दामाद की पढ़ाई लिखाई और काम भी देखना चाहिए था। दूसरी तरफ सुहानी के ससुराल में पता नहीं क्या देखा पापा ने इस सुहानी में। छोटी सी हाइट, मुंह में दाने। मेरा भाई तो राजकुमार है, राजकुमार। अरे क्यों बोलती रहती हो मेरी बहू को?
राजकुमार भाई का क्या फायदा, कमाता तो कुछ है नहीं। फिर भी इसके पापा ने बिना पढ़ाई लिखाई पूछे शादी कर दी। अरे माँ, पैसा तो देखा ना, हम लोगों के पास जितना पैसा है ना, कोई भी हंसकर शादी कर देता। अरे नहीं बेटा, मैं तो तुम लोगों की शादी लड़के की कमाई देखकर ही करूंगी। होता भी ऐसा ही है। सुहानी की सारी ननदों की शादी हो जाती है, सभी अपने घर में खुश होती हैं। चलो आज हम सब मंदिर चलते हैं। ससुर सभी को खूब घुमाते, खिलाते, पिलाते, लेकिन ननदों को ये पसंद नहीं था। ये क्या है भाभी, हम लोग जब भी ससुराल से आते हैं माँ ही सारा काम करती दिखती है। नहीं नहीं दीदी, मैं माँ जी को कहती हूँ कि वो काम ना करे, लेकिन वो नहीं मानती हैं। लेकिन ननदें सुहानी को सुनाने लगती है कि सुहानी को रोना आ जाता है। सुहानी मेरी बहू नहीं, बेटी है बेटी। इसे कोई परेशान करेगा तो उसकी खैर नहीं। ननदों को पिता का सुहानी के लिए प्यार भी अच्छा नहीं लगता। फिर एक दिन ससुर और सास में लड़ाई हो जाती है। देखो कमलावती, मैं तंग आ गया हूँ तुमसे, रोज रोज की लड़ाई। मैं चाहता हूँ कि अब तुमसे छुटकारा मिल जाए। सुहानी देख रही थी कि कैसे सास ससुर में लड़ाई हो रही है। मैंने भी आपको कितनी बार बोला है कि उस औरत का पीछा छोड़ दीजिए। आपको शर्म नहीं आती? अरे आपका पोता भी हो गया है, समाज में कितनी इज्जत है, और फिर भी वो मेरी दोस्त है। तुम गलत मतलब निकाल रही हो, बच्चों के आगे मुझे बदनाम कर रही हो। लेकिन सास का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी। माँ, कहाँ जाओगी तुम? अरे तो क्या करूं बेटा, कितना सहूं। तेरे पिता की दोस्ती जिस औरत से है ना, वो इनके पैसे लेकर इनको बर्बाद करना चाहती है। अरे छोड़ क्यों नहीं देता ये उस औरत का साथ? कितनी बार कहूं कि दोस्त है वो सिर्फ मेरी। सुहानी को सास ससुर की लड़ाई के बीच में बोलना ठीक नहीं लगता, लेकिन मैंने माँ को रोते देखा है। रात भर वो परेशान रहती है। पापा को समझाओ ना कि माँ को परेशान ना करे। अरे उस औरत का साथ छोड़ क्यों नहीं देते? ठीक है, मैं कल बात करता हूँ पापा से। अगले दिन मैं तुम तीनों से बात करना चाहता हूँ। मैं अब इस औरत के साथ नहीं रह सकता हूँ। मेरे पास पैसा है, जायदाद है, घर है। तुम दोनों का फैसला है कि मेरे साथ रहना है या फिर अपनी माँ के साथ जाना है। बात काफी बढ़ जाती है। सुहानी मायके जाती है, जहाँ उसकी माँ कहती है, बेटा सास के साथ रहकर क्या करेगी? पति कमाता है नहीं, घर कैसे चलेगा तेरा? जाने दे उसे जहाँ जाए। पर माँ, मेरी सास की तो कोई गलती नहीं है। कोई पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति किसी और के साथ जाए? बोलो माँ। पर बेटा तुम क्या करोगी, कैसे घर चलाओगी? हम लोगों ने तो तुम्हारी शादी ही बड़ा घर और प्रॉपर्टी देखकर की थी। क्या करोगे पापा, जब बेटी के भाग्य में ही राज करना ना लिखा हो? मैं अपनी मासूम सास को यूं ही नहीं छोड़ सकती। ये उनकी इकलौते बेटे हैं। अरे तो बेटियां भी तो है ना, उनके घर चली जाएंगी, उन लोगों के पास रहेगी। तू कैसे करेगी सुहानी? तेरा पति काम करेगा नहीं और तूने कभी काम किया नहीं। वो ऊपर वाला है ना माँ, वो सब संभाल लेगा। सुहानी चली जाती है और फिर वो दिन भी आ जाता है जब सुहानी अपने पति, सास और बेटे के साथ घर छोड़कर जा रही होती है। सोच लो बहू, मेरे पास पैसा है, जाने दो इस औरत को। पिताजी, माँ जी की कोई गलती नहीं है। वो सिर्फ अपने परिवार को लेकर चल रही थी। मैं माँ जी को नहीं छोड़ सकती, जैसे आप उस औरत को नहीं छोड़ सकते। सुहानी एक छोटा सा मकान किराए पर ले लेती है। एक दिन, माँ जी, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं कल से बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाया करूँगी। मुन्ने को आप देख लेंगी ना? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। तू पूरे परिवार का पेट भर रही है और मैं इतना भी ना करूं। जा बेटी जा, मन लगाकर काम करना। अगले दिन से सुहानी बच्चों को स्कूल में पढ़ाती और शाम को ट्यूशन। अब तो सुहानी का काम चल पड़ता है। एक दिन बड़ी ननद घर आती है। अरे बेटी, बड़े दिन बाद आई, कैसे आना हुआ? तुम बहनों ने तो खोज खबर लेने की कोशिश ही नहीं की कि माँ कहाँ है, कैसी है। अम्मा, तुमने गलती की है, इसीलिए तो तुम्हें पापा ने छोड़ दिया है। अरे पापा की कोई सहेली भी थी तो कौन सा घर लेकर आ गए थे? ऐसे ही बवाल मचाती रहती हो। माँ को तो बेटी की बात पर हैरानी होती है। तभी सुहानी आती है। अरे दीदी, कब आई आप?
बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। बढ़िया आई। घूमने फिरने से फुर्सत मिले तब ना। माँ ने बना दी चाय। और घर में एक कूलर नहीं है। मेरी माँ कितनी गर्मी में सड़ रही है। देख बेटी, घर आई है, अच्छे से रह और जा। मेरी बहू जैसे तैसे घर चला रही है, उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, माँ के पास कूलर की हवा नहीं है तो वो और उसका बच्चा भी पंखे की हवा ही खा रहे हैं। सुहानी को सास की बात पर गर्व होता है। वाह माँ, मान गए। कमाओ बहू के सामने बेटी को भूल गई। बेटी, अब कमाओ बोलो या साथ देने वाली बोलो, तुम लोगों ने तो पिता की दौलत को चुना, लेकिन बहू ही थी जिसने मुझे चुना, वरना मैं कहाँ जाती, क्या करती। माँ, कैसी बात कर रही हैं आप? ननद वहां से चली जाती है। पास खड़ा सुहानी का पति कहता है, सुहानी, मैंने भी नौकरी ढूंढ ली है मेरे दोस्त की कंपनी में। उन्होंने मुझे सुपरवाइजर रखा है, और तो और वो लोग हमें कंपनी का घर भी दे रहे हैं। अरे वाह बेटा, चलो कम से कम हम लोगों का किराया तो बचेगा। बहू, मेरी ये गहने भी तू रख ले। वैसे तो मैंने तुझे दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। कैसी बात कर रही हैं माँ? आपने तो मेरे पति जो कि काम नहीं करते थे, काम करना सिखा दिया। अब मेरे पास आपके गहने या पिताजी के पैसे रहे ना रहे, कभी किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। अरे जीती रहे बेटी, भगवान सबको तेरे जैसी बहू दे। राज अपनी माँ के साथ रहता था। जब उसके पिता का देहांत हुआ तो वो बहुत छोटा था। राज की माँ यशोदा ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला और उसकी हर एक ज़रूरत को पूरा किया। वो एक कंपनी में मैनेजर था। माँ बेटी की बहुत अच्छी गुजर रही थी। एक दिन यशोदा ने कहा, राज, अब मुझसे घर नहीं संभाला जाता। सोच रही हूँ तेरी शादी कर दूँ, मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। अगर तेरी नज़र में कोई लड़की है तो बता दे मुझे। माँ, मेरी नज़र में कोई नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा करो। फिलहाल मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। राज की माँ ने उसकी शादी मेनका से कर दी, पर मेनका घर का काम करना तो दूर, दोनों को बहुत परेशान करती है और घर में सबसे लड़ती रहती है। एक दिन यशोदा अपनी बहू को आवाज लगाती है, मेनका, ओ बेटी मेनका, उठ जा बेटा, सुबह हो गई। राज को ऑफिस जाने में देर हो रही है, नाश्ता बना दे। मेनका नींद में बुदबुदाते हुए कहती है, ये बुढ़िया रोज सुबह उठाने के लिए आ जाती है, खुद तो पूरी रात सोती नहीं और मेरी नींद खराब कर देती है। फिर मेनका जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आती हूँ, एक दिन लेट हो जाएंगे तो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। यशोदा अपनी बहू की बात सुनकर चुप हो जाती है और उसके कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठ जाती है। मेनका कमरे से बाहर आती है और अपनी सास को बैठा देख मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद राज भी तैयार होकर बाहर आता है। मेनका मैडम, खाना तैयार हुआ या फिर आज भी भूखा ही भेजोगी? मेनका रसोई से आवाज लगाते हुए कहती है, ला रही हूँ। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कोई मशीन हूँ। देख रहे हो ना, खाना ही बना रही हूँ, कबड्डी तो नहीं खेल रही। राज बैठकर अपनी माँ से बातें करने लगता है। माँ, आपका चश्मा टूट गया था ना, बनवाया या नहीं? बन तो गया है, पर मेरे घुटनों में दर्द के कारण मैं लेने के लिए नहीं जा पा रही हूँ। कोई बात नहीं माँ, मैं शाम को आते समय लेता आऊँगा। दोनों माँ बेटी की बातें मेनका बहुत गौर से सुन रही थी। वो नाश्ता लेकर आती है। क्या बात है मेनका, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेनका मुस्कुराते हुए कहती है, आज आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। अच्छा सुनो जी, मुझे ना एक काम था आपसे। हाँ बोलो बोलो, आपका हुक्म सर, आंखों पर। शाम को काम से घर आती ही मेरे लिए मेकअप किट ले आना। अरे तुम खुद ही ले आओ ना, मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है। वो दुकान बहुत दूर है, मैं थक जाती हूँ और आज तो मैं घर से कहीं बाहर नहीं जा सकती। मैंने कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी, तो आज किसी भी वक्त होम डिलीवरी के लिए आ सकते हैं। अरे तो परसों ले आओ, ज़रूरी है कि आज ही लेने जाओ। इतना सुनकर मेनका चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, बस अपनी माँ के लिए चश्मा लाने के लिए टाइम है। तुम दोनों ने मुझे पागल बना रखा है। दिन भर नौकरों की तरह काम करो और फिर इनके नखरे सहो। अब इसमें माँ कहाँ से आ गई? ज्यादा मुंह मत चलाओ। चश्मे की दुकान रास्ते में ही है और मेकअप के सामान की दुकान मेरे ऑफिस से बहुत दूर है। तुम्हें तो रोज किसी ना किसी बात पर झगड़ा ही करना होता है। अच्छा, तो मैं झगड़ा करती हूँ।
मैंने अपना मेकअप का सामान क्या मंगवा लिया तो मैं झगड़ा कर रही हूँ? ज्यादा बोलोगे ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। दोनों में बहुत कहा सुनी होती है और राज गुस्से में अपने ऑफिस चला जाता है। दफ्तर पहुंचकर राज मन ही मन सोचता है, मुझे मेनका को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। उसे प्यार से समझाता तो शायद वो समझ जाती। अब क्या करूं? अब वो रूठी बैठी होगी। एक काम करता हूँ, शाम को मैं उसकी मेकअप किट ले जाऊंगा तो वो खुश हो जाएगी। शाम को राज दौड़ा दौड़ा मेकअप की दुकान पर पहुंचता है, पर दुकान बंद हो चुकी होती है और दुकान दूर होने की वजह से रात भी काफी हो गई थी। राज अकेला सुनसान सड़क पर सोचता है, आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ। न माँ का चश्मा ला पाया और ना ही मेनका की मेकअप किट, और ना ही ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाया। ये शादी के बाद लाइफ इतनी कठिन क्यों हो जाती है? इतना कहकर राज जब घर पहुंचता है, मेनका गुस्से से पूछती है, कहाँ रह गए थे? इतनी रात हो गई है। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं जो रात भर आपके लिए जागती रहूंगी। कोई मुझे चैन से सोने भी नहीं देता और सुबह सुबह आपकी माँ कोयल बनकर मेरे कान में कूकने लगती है। मैं तुम्हारी मेकअप किट लेने गया था, पर जब तक मैं वहां पहुंचा तो दुकान बंद हो चुकी थी। मेरी मेकअप किट का बहाना तो मत बनाओ। जरूर किसी औरत से मिलने गए होंगे। वैसे भी कई सारी लड़कियों के कॉल आते रहते हैं आपको। यार हद है, वो कॉल मेरे ऑफिस के स्टाफ के होते हैं। तुम हर बार मुझ पर शक क्यों करती हो? तुम्हारे चक्कर में मैं माँ का चश्मा भी नहीं ला पाया। अब इसमें भी मेरा ही कसूर है। ऑफिस से जल्दी निकलते तो ले आते अपनी माँ का चश्मा। अब मेनका रोज किसी न किसी बात पर राज और यशोदा से लड़ती है। वो घर का कोई काम नहीं करती थी, लेकिन पैसा पानी की तरह बहाती थी। उसकी इस आदत की वजह से घर का बजट बिगड़ जाता था। महीने के अंत में तो राज को उधार पैसे लेने पड़ते थे। धीरे धीरे उसकी सारी सेविंग भी खत्म हो गई। राज ने सोचा, अब पानी सर से ऊपर हो गया है। अब मेनका को सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक दिन राज घर आता है। उसके साथ एक लड़की होती है और दोनों के गले में फूलों की माला भी होती है। ये देखकर उसकी माँ पूछती है, अरे बेटा, ये सब क्या है और कौन है ये लड़की? माँ, ये आपकी नई बहू है, सीता। बेटा, ये तूने क्या कर दिया? पागल हो गया है क्या? एक पत्नी को संभाल नहीं पा रहा, दूसरी कहाँ से ले आया? मैंने तुझसे तेरी शादी से पहले पूछा था कि तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, तब तो तूने कुछ बताया नहीं। नहीं माँ, मैं अब होश में आया हूँ। मुझे कुछ ही दिन पहले सीता से प्यार हुआ है। मैं और सीता एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब मानो या मत मानो, लेकिन ये तुम्हारी बहू है। इतने में मेनका दोनों की आवाजें सुनकर कमरे से बाहर आती है और राज को देखकर हैरान हो जाती है। कौन है ये राज? तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? मेनका के सवाल का जवाब सीता देती है, मैं राज की पत्नी हूँ और यशोदा माँ की बहू। मेरी कोई बहू नहीं है, मेरी तो सिर्फ एक ही बहू है और वो मेनका है। जल्दी से तुम यहाँ से निकलो और अपना मुंह मत दिखाना कभी भी। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मेनका तो हमेशा आपसे लड़ती है, फिर भी आप मेनका की तरफ बोल रही हो। ये जैसी भी है पर यही मेरी बहू है। मैं इसे दुल्हन बनाकर इस घर में लाई थी। मेरे बाद मेनका ही इस घर को संभालेगी। मेनका यशोदा की बात सुनकर बहुत पछताती है। वो सोचती है, मैंने माँ जी को कितना परेशान किया, पर अभी भी वो मुझसे प्यार करती हैं। इतने में राज मेनका से कहता है, सीता यहीं रहेगी। तुम्हें सीता के साथ रहना है तो रहो, वरना तुम जा सकती हो। अगर तुम मुझे इतना परेशान ना करती तो मैं कभी ये कदम नहीं उठाता, पर अब कुछ नहीं हो सकता। झगड़े तो हर पति पत्नी के बीच होते हैं, पर आप तो मेरी सौतनी ले आए। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। राज पर मेनका के आंसुओं का कोई असर नहीं होता। अब सीता उनके घर में ही रहने लगी। सीता सुबह जल्दी उठकर राज के लिए नाश्ता बनाती, उसे ऑफिस के लिए तैयार करती। सीता ने 2-4 दिन में ही सारा घर संभाल लिया। वो फालतू के खर्च भी नहीं करती थी। गुस्से में आकर यशोदा और मेनका उसे खरी खोटी सुनाते रहते, लेकिन वो उन दोनों की सारी बातें शांति से सुन लेती थी। झगड़ा करना तो मानो उसे आता ही नहीं था। देख बहू, उस सीता ने 2-4 दिन में सारा घर संभाल लिया। बचत करने में भी कितनी माहिर है ये लड़की। मैं तुझे कितना समझाती थी, लेकिन तू उल्टा मुझसे ही लड़ती थी। हाँ माँ, मुझे अब एहसास हो गया है मैंने कितनी बड़ी गलती की है और इस सब का कारण मैं ही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना।
भगवान आप जैसी सास सबको दे पर मेरी जैसी बहू किसी को ना दे। इतना कहकर मेनका भागकर रसोई से मिट्टी का तेल लाकर अपने ऊपर डालती है और जैसे ही मेनका माचिस लेती है तो राज उसे पकड़ लेता है। इतने में यशोदा सीता को मारने के लिए दौड़ती है। ये सब तेरे ही कारण हो रहा है। अगर मेरी बहू नहीं रहेगी तो तू भी जिंदा नहीं रहेगी। माँ रुक जाओ। माँ, मैंने कोई शादी वादी नहीं की। ये सब तो ड्रामा था मेनका को सबक सिखाने के लिए। जी आंटी जी, मैं तो राज की कॉलेज की दोस्त हूँ और राज ने ही मुझे कहा था ये ड्रामा करने के लिए। माँ, मैं मेनका के रोज़ रोज़ के झगड़े से तंग आ गया था और इस वजह से मेरा काम में दिल भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये सब किया। तू ये बात मुझे पहले भी तो बता सकता था। मैं बेचारी सीता को इतना बुरा भला कहती रही। मुझे माफ़ कर दे बेटा। आंटी जी, आप माफ़ी मत मांगिए, बस अपनी बहू को समझा दीजिए। अगर उसने घर को ठीक से नहीं संभाला, खर्चे ज़्यादा किए और आप दोनों में से किसी के साथ झगड़ा किया तो मैं राज से सचमुच शादी कर लूँगी और मेनका की 4 दिन की सौतन बनने की जगह हमेशा के लिए उसकी सौतन बन जाऊंगी। सीता की बात सुनकर सभी हंसने लगे। अब मैं कभी भी झगड़ा नहीं करूँगी और फालतू खर्च भी नहीं करूँगी। आप दोनों मुझे माफ़ कर दो और सीता आप भी मुझे माफ़ कर दो।